नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिड डे प्राइम में। मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे थे सीधा प्रसारण जयपुर से, जहां पर नई सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है। नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उसके साथ ही साथ दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, इन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। तो नई सरकार का गठन राजस्थान में हो चुका है और यह कई मायनों में विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। तो भाजपा ने एक बार फिर 5 वर्ष के अंतराल के बाद सरकार बनाई है राजस्थान में। क्या है इसके मायने, क्या कुछ है खास? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ऑर्गेनाइजर के प्रफुल्ल केतकर जी मौजूद हैं। उनसे इस विषय पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे। प्रफुल्ल केतकर जी, किस तरह से देखते हैं आप नई सरकार को और ख़ास तौर पर नए चेहरों को भजन लाल शर्मा को नए मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 उप मुख्यमंत्री भी साथ में नए चेहरे? जी निखिल, मुझे लगता है कि जो राजस्थान में जिस तरह के परिणाम आए थे, एक तो रिवाज बना रहा, जैसे कि दावा किया जा रहा था कि वहां की परंपरा बदलेगी, जी। लेकिन वो बनी रही, सरकार फिर से पलट गई। दूसरा लेकिन महत्वपूर्ण इसमें जो बिंदु है कि जैसे ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, अलग अलग फ्री बीज को लेकर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जिस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने का कांग्रेस ने प्रयास किया था, जी। वो पूरी तरह से फेल हो गया। हम्म। अब लोगों को जो है वहां पे जो सबसे बड़ा इशू बन गया था लॉ एंड ऑर्डर का, जी। बहुत सारे महिलाओं के विरोध में घटनाएं होती दिख रही थी, गो तस्करी का मामला। तो मुझे लगता है अब नई सरकार का गठन होने के बाद हम्म। एक हम राजस्थान के लोगों के सामने एक निश्चित रूप से अपेक्षा रहेगी कि एक नए चेहरों के साथ नई सरकार बनी है और वो एक सुशासन का एक नया मापदंड तय करेगी। हम्म। पूरी तरह से जो सामाजिक समीकरण है, संगठनात्मक अनुभव है और कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव भी, इसका मुझे लगता है एक संतुलन साधने का प्रयास किया है। तो अब पिछले सरकार के मुकाबले, क्योंकि आर्थिक स्थिति ये भी एक बड़ा विषय रहेगा, जी। जी। बहुत फाइनेंशियली इतना फ्रीबीज का और कर्जा लेने का स्टेट्स में इतना ज्यादा चलन चल पड़ा है। जी। ऐसे में एक संतुलन के सही लोगों के पास योजनाएं पहुंचे, खास करके केंद्र ने जो योजनाएं ऑलरेडी लागू की है उनका ठीक से कार्यान्वयन हो, हम्म। और उसके साथ साथ वहां पे एक जिसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ हम्म। नए तरह की योजनाओं का, मुझे जी। लगता है ये सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नींव बनाने का काम करेगी। जी। 2 उप मुख्यमंत्री किस तरह से देखते हैं? 2 उप मुख्यमंत्रियों को के चुने जाने को, क्योंकि इसको क्या देखेंगे कि ये केवल सामाजिक जातीय समीकरणों को सेट करने की बात है, या फिर जो आपने कहा कि एक गुड गवर्नेंस के लिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये जरूरी है? किस तरह से देखते हैं 2 नए, ये एक नया चलन है राजस्थान के लिए? जी, देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को संगठनात्मक अनुभव बहुत लंबा है। युवा समय से लेकर किसी न किसी संगठन की भूमिका में रहे हैं, 4 बार भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे हैं। जी। लेकिन एक मुझे लगता है कि काम का विभाजन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव संतुलन बनाने के लिए भी राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में ये उपयुक्त होगा। हम्म। हम्म। दिया कुमारी जी का पब्लिक कनेक्ट भी बहुत बड़ा है। हम्म। महिलाओं का जो समर्थन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो भी एक उनका रिप्रेजेंटेशन बनेगा, तो वो भी एक कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ये सोचा गया होगा। वो खुद रॉयल फैमिली से आती है, तो सामाजिक समीकरण तो है ही और किसी जी। भी राजनीतिक दल को ये सोचने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस है, हम्म। योजनाओं के
कार्यान्वयन में इसके कारण जो सुविधा होगी वो किस तरीके से करते हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक तरह राजनीतिक अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है, जी पिछड़ी जाति से भी आते हैं, तो ये सारा मुझे लगता है एक संतुलन साधने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। जी, चुनौतियां अगर देखा जाए, क्योंकि 5 वर्ष की कांग्रेस की सत्ता के बाद अब आए हैं, आपने स्वयं कहा कि तमाम फ्रीबीज से लेकर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर नई सरकार को देखना पड़ेगा। क्या प्रमुख चुनौतियां आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी तो इमीडिएट जो चुनौती रहेगी, ये अभी इंटरनल सारे बीजेपी के इक्वेशंस बदलेंगे, क्योंकि हमको याद है जब वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो बीजेपी के अंदर एक इक्वेशन था, पुराने बहुत सारे लोग थे। अब ये जब सारी पूरी नई टीम आई है तो वो अपना कितने जल्दी एक जिसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जी बना पाती है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। 2024 से पहले कितना इफेक्टिव गवर्नेंस का अनुभव लोगों को कराती है, ये एक पॉलिटिकल चुनौती रहेगी। लेकिन ये तो पॉलिटिकल हो गई। जी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में जब देखता हूँ, गवर्नेंस के रूप में देखता हूँ, तो मैंने जैसे कहा कि एक फाइनेंशियल प्रूडेंस आने वाले समय में जब बजट बनाने की बारी आएगी तो किस तरीके से सारा संतुलन राजस्थान कर पाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने जितनी ताकत के साथ पिछले कुछ समय से बीमारू की कैटेगरी से निकलने का प्रयास किया, राजस्थान के संदर्भ में भी हम नहीं कह सकते हैं। और जी ऐसे में मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल बैलेंस के एक तरफ डेफिसिट कंट्रोल में रखते हुए भी जो इफेक्टिव स्कीम्स कैसे लागू हो, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू बना हुआ है। जी उदयपुर की घटना हमने कन्हैयालाल की हत्या की देखी, वहां पे आए दिन बॉर्डर्स पर खास करके तस्करी के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान हमेशा सुर्खियों में रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचारों को लेकर राजस्थान सुर्खियों में रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिव करना जी ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। और ये सब करते हुए सामाजिक ताना बाना जो है जी राजस्थान का, वो कैसे बना रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 लीडर्स की, एक उप मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की ये टीम जो है, मुझे लगता है कि इनके सामने ये इमीडिएट चुनौती रहेगी। अब जी आगे मंत्रिमंडल के का विस्तार भी होगा, उनके विभागों का जो है वो बंटवारा होगा। जी आपस में मुख्यमंत्री विभागों की अपने मंत्रियों में उसका बंटवारा भी करेंगे। जी लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इमीडिएट रिलीफ लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में मिले और 2024 के चुनाव के लिए एक जी। अच्छा पॉजिटिव प्रफुल्ल जी, एक चीज कर और भी पाए। है जो जो आपने जिक्र किया कि एक फाइनेंशियल जिसको कहते हैं कि उस बिना पर उस डिपार्टमेंट को ठीक रखने की, क्योंकि बहुत सारी आपने देखा कि लोक लुभावन योजनाएं जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, आयुष्मान योजना ऑलरेडी केंद्र की एक चल रही है, उसी तर्ज पे एक दूसरी योजना खड़ी करना, अब ये अपने आप में बड़ी चुनौती होगी नई सरकार के लिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं जो ऑलरेडी पैरेलल केंद्र सरकार चला रही है, उसके लिए किस तरह से उनको उनके लिए क्या कुछ करे, कैसे उन योजनाओं को आइदर मर्ज करे या फिर एक योजना चलाए या एक योजना को समाप्त किया जाए। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। जी, निखिल, ऐसा है कि बहुत बार ऐसा है कि उस योजना का क्रेडिट किसको मिले, पैसा कौन दे रहा है, उससे भी महत्वपूर्ण क्रेडिट किसको मिले, इसलिए एक राजनीतिक होड़ रहती है। जी इसलिए एक प्रयास किया गया, गहलोत सरकार ने उसके बारे में बहुत सारे रास्ते निकाले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ हाउसिंग स्कीम को लेकर, तो वहां के मुख्यमंत्री ने सबसे पहला निर्णय ये लिया कि जो सरकार की केंद्र सरकार की जो आवास योजना है उसको सबसे पहले वो लागू करेंगे। इस सरकार को भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा टेक्निकलिटीज को संभालना होगा, जैसे ओपीएस के संदर्भ में, ओल्ड पेंशन स्कीम के संदर्भ में, क्योंकि गहलोत सरकार ने वो घोषणा की कर दी थी। और वो ओल्ड पेंशन स्कीम आज जो पेंशन ले रहे हैं उनको लागू नहीं होगी,
लेकिन आने वाले समय में पेंशन लेने वाले हैं उनके लिए लागू होगी। अब उसमें से ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम, अब जो जी। दिया है उसको वापस लेना मुश्किल होता है। तो ऐसे में टेक्निकली, लीगली, क्योंकि वो लोग कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसे में भले ही मतदाताओं ने वो नकार दिया हो, उस लुभावन में मतदाता नहीं आए हो, लेकिन इसमें से रास्ता कैसे निकालते हैं, मुझे लगता है ये एक चैलेंज होगा। जहां तक केंद्र सरकार की योजना है, उसमें मुझे लगता है कि वहां पे निश्चित रूप से सोच विचार करके उन योजनाओं को आइदर मर्ज करना या केंद्र सरकार की योजनाओं को जो कि तू लागू करना, उसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत राजस्थान की सरकार को आने वाली है। जी, आपने एक पॉलिटिकल चुनौती की बात की प्रफुल्ल जी, पॉलिटिकल चुनौती 2024 के लिए, और वो भी जो बेंचमार्क सेट किया है बीजेपी ने, वो 25 की 25 सीटें जीतने का किया है। यानी कि ये भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती होगी कि कम से कम जो सरकार काम करेगी 2-4-5 महीने इलेक्शन से पहले, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, उसमें ही अपनी छाप कम से कम वो छोड़े जनता पर एक बेहतर काम करते हुए। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इस बार के चुनाव में एक विशेष ये था, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित नहीं किया था बीजेपी ने। प्रधानमंत्री मोदी को सामने रखते हुए कैंपेन में गए थे और उसका परिणाम भी उनको दिखा। पिछले 2 बार के चुनाव में भी विधानसभा में कुछ भी हुआ हो, लेकिन मोदी तुझसे बैर नहीं का नारा राजस्थान में लगा था, और 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार राजस्थान ने बीजेपी को दी है। जी। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जब बात आएगी तो राजस्थान का मतदाता बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जो स्थानिक इक्वेशन इसके कारण बनेंगे, एक परसेप्शन की बैटल बनेगी, ये 4-5 साल का जो ये बनेगा, उसमें एक मुझे लगता है कि 24 का मोमेंटम बनाने में निश्चित रूप से इससे मदद होगी। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पहुंचे हैं, या गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, भाजपा के अध्यक्ष वहां पे शपथ ग्रहण में, तो एक तरीके से मुझे लगता है कि अब बीजेपी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में चली जाएगी। और ऐसे में भजनलाल शर्मा जी और उनकी पूरी टीम के सामने एक जल्दी से जल्दी और परिणाम कारक किस तरीके से वो निर्णय प्रक्रिया वहां पे दिखाते हैं, लागू करते हैं, और एक सामूहिक के साथ, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किस तरीके से इस गुड गवर्नेंस के मॉडल को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, इसका निश्चित परिणाम हमको लोकसभा के चुनाव में भी दिखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर तो चुनौतियां हैं, और उनसे निश्चित तौर पर जो नई टीम है बीजेपी की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अगुवाई में, उम्मीद है कि वो पार पाएगी और एक बेहतर सरकार चलाकर दिखाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रफुल्ल केतकर जी। और इससे पहले कि आपको हम बताएं कि क्या है इस घंटे की हेडलाइंस, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा। मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। पागल।
कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बड़ी खबरों की हेडलाइंस के जरिए। पीएम मोदी की मौजूदगी में राजस्थान में नई सरकार ने ली शपथ। आज अपने जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा ने संभाली सूबे की कमान। दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बने डिप्टी सीएम। संसद की सुरक्षा के मामले में आज भी विपक्ष का हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सरकार ने कहा संवेदनशील मामले में विपक्ष को समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। नक्सलियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बिहार, झारखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 26 जगहों पर छापेमारी। एयरपोर्ट पर भीड़ के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम। 2024 के अंत तक बनाए जाएंगे 20 और हवाई अड्डे। 38 एयरपोर्ट्स पर संचालित होगी डिजी यात्रा। नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 71,000 के पार, तो वहीं 21,000 के स्तर से आगे पहुंचा निफ्टी। और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 3 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी बैठक। तो सबसे पहले बात ताजा खबर की। संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई चूक के बाद विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसद इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। ऐसे में कार्यवाही शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही उसे स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया। राज्यसभा में भी सांसदों के हंगामे के कारण सभापति ने तुरंत सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर चर्चा के लिए 23 नोटिस दिए गए, जिस पर सभापति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले पर जांच चल रही है और सदन में सभापति के द्वारा इस पर स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास सांसदों के निलंबन का भी विरोध किया। और सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में आज विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 13 दिसंबर को संसद की कार्यवाही में कुछ लोगों द्वारा बाधा डालने से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि यह संवेदनशील मामला है, विपक्ष को इसे समझना चाहिए। मामला कोर्ट में है और उच्च स्तरीय जांच भी जारी है। ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। ठीक है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली।
पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की, उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें, अगर उनको कुछ और बदलाव करने हैं तो वो भी लिखित रूप में दें या वहाँ पे करें। सदन की कार्रवाई को रोकना ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वहीं संसद की सुरक्षा मामले में फरार आरोपी ललित मोहन झा से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इसके बाद कुछ और अहम खुलासे होंगे। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। बता दें कि लोकसभा में कूदने वाले दोनों लोगों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। एक तरफ जहां विपक्ष ने आज सांसदों के निलंबन का विरोध करते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने भी कर्नाटक में हुए ताजा घटनाक्रम पर वहां की सरकार को घेरा। संसद भवन परिसर में ही बीजेपी के सांसदों ने कर्नाटक के बेलगाम में दलित महिला के साथ हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में एक औरत को नंगा कर को मारपीट करके जुलूस निकाला है, और इतना क्रूयल था वो, तो क्रूर रूप से किया है, और स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट कॉग्निजेंस लिया है। कर्नाटक गवर्नमेंट का जो आज की स्थिति है, पूरा लॉलेसनेस स्थिति है, इसके कारण एक है कर्नाटक गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे राजस्थान में बहुत बड़े मात्रा में अत्याचार हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, ये सब कर्नाटक में शुरू हो गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस है तो ये स्थिति शुरू होता है, क्योंकि इनका एक अनहोली अलायंस है क्रिमिनल्स के साथ कांग्रेस पार्टी का। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है, कानून सुव्यवस्था सब बिगड़ गए हैं। मंत्री के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री उसके सामने में मिला जुला नहीं है, तालमेल नहीं है। एक महिला को अत्याचार कर रहे, परेड कर रहे, उसका कपड़ा उतार रहे, नेकेड कर रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद केस डाला। पूछना चाहती हूँ, सिद्धरामैया को आप क्यों मौन है? वाई यू आर साइलेंट? तो कर्नाटक का ये जो मसला आज संसद तक पहुंचा है वो दरअसल है क्या, ये आपको बता देते हैं। यहां बेलगाम में महिला के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि क्या हम 17वीं सदी में वापस जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक में ऐसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं होना बहुत परेशान करने वाला है। अदालत ने कहा कि कमिश्नर के साथ सहायक पुलिस आयुक्त 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूरे मामले पर अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले में महिला आयोग अभी तक कहां है। कोर्ट ने कहा कि महिला आयोग ऐसी बातों पर भी सक्रियता दिखाता है जो किसी टीवी डिबेट में कही जाती है। किसी महिला या मानवाधिकार आयोग ने कुछ किया है? पीड़ित परिवार से कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की गई। अदालत ने सरकार से पीड़ित महिला और परिवार के लिए आर्थिक मदद देने की योजना बनाने को कहा है। दरअसल बेलगाम में एक दलित महिला के साथ अत्याचार किया गया, निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई, उसकी परेड निकाली गई। तो इस पर स्वतः संज्ञान लिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को, और बेहद सख्त लहजे में कर्नाटक सरकार से जवाब तलब किया है। पुलिस के आला अधिकारियों को 18 दिसंबर को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। स्मिता वत्स शर्मा को सेंसर बोर्ड के CEO का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह आदेश सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी से जारी किया गया है। PIB के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता वत्स शर्मा पश्चिम क्षेत्र के मुंबई स्थित PIB कार्यालय में तैनात हैं। अब उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। वो इससे पहले भारतीय रेलवे के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में जनसंपर्क विभाग का बखूबी संचालन कर चुकी हैं। इसके अलावा भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी वे कई वर्षों तक तैनात रही हैं। वो फिल्म प्रभाग की महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, जिससे छात्र मुस्कुराते हुए परीक्षा दे सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसे पता है कि हमारे साथ परीक्षा पे चर्चा के संवाद में कोई बड़ा सुझाव मिल जाए। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। अगले वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आज से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ओमान के सुल्तान के साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दौरे पर आएगा। सुल्तान हैथम बिन तारिक की ये पहली भारत यात्रा होगी। ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। ओमान के सुल्तान की आज विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ मुलाकात होगी। इसके साथ ही कल उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। अपनी यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का भी दौरा करेंगे। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। तो बाजार प्राइम में सबसे पहले बात शेयर मार्केट की। सेंसेक्स ने आज एक और पड़ाव पार कर लिया। आज का कारोबार शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद 71,000 के आंकड़े को सेंसेक्स ने पीछे छोड़ दिया। बीच में ये 71,000 के नीचे कारोबार करता दिखा, लेकिन अब फिर से एक बार सेंसेक्स 71,000 के पार बना हुआ है। वहीं देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NSE यानी निफ्टी का मुख्य सूचकांक निफ्टी 21,300 के ऊपर पहुंच गया है। बाजार में IT और मेटल स्टॉक्स में चौतरफा खरीदारी दिखी। निफ्टी में हिंडाल्को और इन्फोसिस 2% तक की मजबूती के साथ टॉप गेनर्स के रूप में कारोबार करते दिखे, जबकि HDFC टॉप लूजर के रूप में कारोबार करता हुआ सामने नजर आया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 2024 में देश को 25 नए हवाई अड्डे मिलने जा रहे हैं। सिंधिया ने बताया कि हवाई अड्डों के निर्माण का काम अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। Next phase, which is in calendar year 2024, we are going to take up first 14 more airports that we are adding on to DigiYatra, and in the second phase 11 more airports, so a total of 25 more airports
in calendar year 2024. So from our current 13, that number will go up to 38 by the end of 2024. And against 85% of passengers who will be covered under DigiYatra in the 13 airports, now close to 96% of our passengers will be covered when we cover 38 airports. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब डॉलर की है और एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 15 सालों में ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अगले साल तक भारतीय उपग्रह निर्माण के अवसर 3.2 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व में भारत 5वें स्थान पर आता है जिनके पास ज्यादा अंतरिक्ष कंपनियां हैं। स्पेस सेक्टर आज जो इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है वो अगले एक साल में इट विल रीच $3.2 बिलियन। भारत टुडे इज द 5th amongst the spacefaring countries to have end-to-end capabilities in space research and development. We have over 400 private space companies, and today we rank 5th globally in the number of space companies. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 14 देशों ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। गुरुवार को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि पीएम मोदी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से 14 देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के जवाब देते हुए बताया कि 2014 से भारत के प्रधानमंत्री को 14 देशों का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला है। मुरलीधरन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करना द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनकी राजनीतिक कौशल और नेतृत्व की स्पष्ट मान्यता है। ये पीएम के नेतृत्व में भारत की मान्यता को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि चाहे वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ को आवाज देना हो या फिर मानवता के सामने आने वाले मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए संबोधित करना हो, हर जगह भारत मजबूती के साथ उभरा है और इन सब का हल निकला है। पीएम मोदी को साल 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, फरवरी 2018 में फिलिस्तीन द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अक्टूबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। वहीं अप्रैल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायद, अप्रैल 2019 में ही रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी को जून 2019 में मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, अगस्त 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, दिसंबर 2020 में अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, दिसंबर 2021 में ही भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग और इस साल मई में फिजी द्वारा ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। वहीं जून में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान के 58.34% यानी 10.64 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 23.4% अधिक है। रिफंड जारी करने से पहले सकल संग्रह अप्रैल नवंबर की अवधि में 17.7% बढ़कर 12.67 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल में नवंबर तक 2.03 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। जिन मामलों में शुरुआती दौर में रिफंड देने में विफलता हासिल हुई है, उन्हें रिफंड जारी करने के लिए विशेष पहल की गई है और वैध बैंक खातों में रिफंड जारी किया गया है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 15.38 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
और भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक विभाग द्वारा जारी एक विशेष शोध रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 2024 में महिला वोटर्स किसी भी दल की हार या जीत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पिछले एक दशक में महिला वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसका असर विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर दिखने लगा है। 2024 में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 49% रह सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2047 में महिला मतदाताओं की संख्या 55%, जबकि पुरुषों की संख्या 45% तक हो जाएगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ सरकार को मिल सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भविष्य में केंद्र व राज्यों की विभिन्न योजनाएं महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत करेंगी। तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी आगे, जिसका असर सामाजिक व्यवस्था पर भी दिखेगा। रिपोर्ट में भारत की प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, योजना का भी जिक्र है। तो मुद्रा योजना, जनधन योजना का जिक्र किया गया है, जिसके जरिए पूरे देश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा रहा है। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषित लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस योजना की वजह से भाजपा को 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट यही कहती है कि जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा वही चुनावों में बाजी मारेगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 20वें हस्तशिल्प व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने व्यापार मेले के साथ 18वें हस्तशिल्प प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर नेपाल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई जा सकती है। यह हस्तशिल्प व्यापार मेला कल से शुरू हुआ था, जो 18 दिसंबर तक चलेगा। इसका मकसद स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही स्थानीय संसाधनों को उपयोग करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के उद्यमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में का ये जो मामला है ये अदालत में चल रहा है। कल अदालत का एक बड़ा आदेश आया था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, क्योंकि एक पक्ष इसमें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, यानी कि जो सर्वे करने का फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बेहद महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला था, उसमें जो ईदगाह मस्जिद है उसके सर्वेक्षण को लेकर के एक पक्ष लगातार
वो अदालत के पास गया था, जो निचली अदालत थी उसने इस पर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा था और अब जब जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनकार कर दिया दखल देने से। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही कि वो इस मामले में दखल नहीं देना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये एक अपने आप में बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ईदगाह मस्जिद सर्वे पर इसका अर्थ हुआ कि अब रोक नहीं होगी और जो 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, उसमें तमाम पॉइंटर्स तय किए जाएंगे कि किस तरह से ये जो सर्वे है उसको किया जाएगा, क्या कुछ उसमें उसके पॉइंट्स होंगे और कौन लोग इस सर्वे में शामिल रहेंगे। ये 18 दिसंबर को जब अगली सुनवाई होगी तब हाई कोर्ट ये तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर इसमें किसी भी तरह का इनकार कर दिया है हस्तक्षेप करने का। ये अपने आप में बड़ी खबर इस वक्त की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। इसमें ईदगाह मस्जिद पर सर्वे करने का जो फैसला दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का दखल देने या रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। ये अदालत का एक तरह से जो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है क्योंकि उसने दखल देने से इनकार कर दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से, माफ कीजिएगा इलाहाबाद से, रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानकारी दें। देखिए निखिल, क्या है कि जो भी न्यायालय के फैसले अपने देश में होते हैं वो सबको अवसर दिया जाता है और इसलिए न्यायालय फैसला नहीं देता है कि कोई अपने जीत पूरी करने के लिए न्यायालय में जाता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो कमिश्नर की नियुक्ति हाई कोर्ट ने किया है उसमें हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला प्रकरण इस तरह का है कि जब तक तथ्य नहीं सामने आएंगे तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होगी। राम मंदिर विवाद में भी हम लोगों ने यही देखा था कि जब तथ्य सामने आए तो लोगों को लगा कि नहीं यहाँ राम मंदिर था। तो ये सारे तथ्य आने चाहिए खुल करके। ये पूरी भारत की जनता चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है, प्रशासन चाहता है, तो उस पर रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बड़ी खबर ये है निखिल जी। किस तरह से देखना चाहिए जो दूसरा पक्ष था वो उसकी क्या मांग थी और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने किस बिना पर ये जो सर्वे था उसकी इजाजत दी थी? क्या कुछ कहना था? हाई कोर्ट का क्या आदेश था? देखिए कानूनी रूप से इसको चीजों को समझो। जब वहाँ का वाराणसी वाला मामला आया था तो इन लोगों ने यही तर्क रखा था कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने सुना और उस पर ऑर्डर किया कि उसकी एसआई सर्वे करे और बाकी सारे तथ्य सामने आकर के निकल के आ रहे हैं। तो वो जो वक्फ बोर्ड वाला जो कानून था जिसको लेकर के बार बार चुनौती दे रहे हैं वो पहले ही खारिज किया जा चुका है। तो क्या कहते हैं वाराणसी वाले मामले में, तो वही तथ्य लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाई कोर्ट जो कह रहा है वो सही और उस पर हम कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। तो लीगली रूप से अगर वहां वाराणसी वाले मुद्दे से देखते हो, इसको कनेक्ट करो तो आपको लगेगा कि वक्फ बोर्ड का जो नियम बना था वो उस पर ज्यादा चीजें मिल रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने लीगली कहा है कि ये अधिकार है आपके, इसको चैलेंज आप नहीं कर सकते हो। तो बेसिक बड़ा जो निर्णय है वो ये है कि वक्फ बोर्ड जो बार बार लेकर के कहते थे एक नंबर का पट्टा हो जाए और उसको पूरे रकबे को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना देते थे, तो वो जो लीगली चीजें इलीगल हो रही थी उनको सही कर रहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसीलिए इसको सुना नहीं। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। जी, ये जो सर्वे है ईदगाह मस्जिद का जो सर्वे है, दरअसल की जरूरत क्या है इस पूरे केस में? इसकी क्या जिसको कहेंगे महत्व क्या है इसका? जैसा कि आपने कहा कि एक नंबर एक पट्टा आपके पास है और पूरा रकबा अपने पास करने की बात सामने आई थी, तो किस तरह से ये पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए ये जो पूरी प्रकरण है, आप जानते हो कि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि 5000 वर्ष पहले से है। तो ऐसा नहीं कि वो आज की स्थितियां हैं, बाकी धर्म बाद में आए हैं और भारत में तो वो बहुत बाद में आए हैं। तो अगर कृष्ण जन्मभूमि पर तथ्य नहीं निकल करके आएंगे तो ये विवाद हमेशा पड़ा रहेगा कि ईदगाह है ये सही है या भगवान कृष्ण की जन्मभूमि सही है। तो इन चीजों को अगर तथ्य नहीं निकलेंगे, कमिश्नर जाएगा उनको देखेगा कि क्या परिस्थितियां थी, कहाँ तोड़ की गई,
कैसे नीचे की चीजें मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें आगे निकलेगी। तो उस लिहाज से निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जन्मभूमि पर जब सारी चीजें निकल करके आएंगी तो समझ में आएगा कि गलत कौन था, और ये जानने का अधिकार तो भारत की जनता को भी है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझ रहा है कि क्या सच है क्या गलत है। ये चीजें तो निकल के आए, निर्णय कोई भी करे, न्यायालय जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। राम मंदिर में भी यही हुआ था, ईदगाह वाराणसी वाले इशू में यही हुआ। न्यायालय तो हमारे यहाँ फ्री है ना, न्यायालय तो जो निर्णय देगा वही माना जाएगा, लेकिन तथ्य तो सामने आने चाहिए, ये आवश्यक है। और हमें लग रहा है इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना किया है। निखिल, जो हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, दरअसल इस एएसआई के सर्वे में क्या कुछ जाने की मतलब क्या कुछ फाइंडिंग्स होनी है जिसके लिए ये अदालत में गए थे, और जो मथुरा ईदगाह कमेटी है उनका क्या तर्क था? देखिए, यहाँ क्या है, मथुरा ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के जो दोनों लोग हैं वो ये कह रहे थे कि वक्फ पे प्रॉपर्टी है और इसमें कोई निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए, बोर्ड कमिश्नर नियुक्त किए जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ से कोई तथ्य उठाने की जरूरत नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है, वक्त में चढ़ा है, ये देखिए सारी चीजें लीगल है। तो ये तर्क देखे जा रहे हैं। तो हिंदू पक्ष ने कहा कि साहब हम 5000 साल से जिनको मानते आ रहे हैं उनका ये 13 पॉइंट समथिंग का रकबा है, ये इस रकबे पर जो विवाद है कुछ एक पार्ट का है, तो वो विवादित भूमि, क्योंकि जो लोग गए होंगे कृष्ण जन्मभूमि वो जानते हैं कि लगी हुई ईदगाह है और कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा एक कोना है, बाकी फ्री है उधर की लैंड, तो एक कोने में पूरा सिमट गया है। तो अगर धार्मिक आस्था है और यहाँ का कल्चर नहीं रहता है तो चीजें कैसे खड़ी होगी? तो ये जो चीजें लेके गए, हिंदू पक्ष ने यही कहा कि साहब हमारी सनातन संस्कृति, हम और कहीं नहीं जा सकते, हमारी सनातन संस्कृति यही है और हमारा कल्चर है। वो हिंदू मुसलमान ईसाई जो भी भारत में रहेगा कम से कम संस्कृति को तो मानेगा ना, धर्म कोई अपनाए। ये सारे तथ्य लेकर के हिंदू पक्ष गया था कि साहब हमारी संस्कृति की रक्षा की जाए, हम लोगों की संस्कृति है, कल्चर है और इसमें कहीं धर्म नहीं आता है, धर्म की बात ही नहीं। ये तो लीगली विवाद का मामला है कि ये लैंड किसकी है, इस लैंड में अधिकार किसका होना चाहिए। तो धार्मिक विवाद बिल्कुल नहीं है, लैंड के पोजेशन का विवाद है कि लैंड किसकी है और वो उसको अधिकार दिया जाना चाहिए, विवाद ये है। जी, लेकिन फिर भी जब लैंड किसका है और उसको पोजीशन मिलना चाहिए, जब एएसआई से सर्वे की बात होती है तो आपको याद होगा कि जो अयोध्या में सर्वे हुआ था एएसआई का, वो दरअसल अदालत के बहुत काम आया था साक्ष्यों के तौर पर, और यही बात कमोबेश वाराणसी में भी नजर आती है। मथुरा में आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो एएसआई का सर्वे होगा वो क्या किन पक्षों को तय करेगा, ये भी समझना चाहेंगे। लेकिन देखिए, मुस्लिम पक्ष विरोध ही इसलिए कर रहा है, हम जानते हैं हमने गलती कहाँ की है, हर व्यक्ति जानता है कि गलती कहाँ की, भारत का कौन सा संविधान टूटा ये तो नहीं जानता है, लेकिन हर अनपढ़ आदमी भी कोई गलत काम करता है तो जानता है हमने गलती की। तो जिन लोगों ने गलतियां की है वो चाहते हैं कि चीजें सही दिशा में ना आए, सार्वजनिक ना हो, लोग जाने ना कि क्या कैसे हुआ है, तो वो गलतियां छिपाने का प्रयास है। और जो हिंदू पक्ष वो चाहता है कि चीजें सार्वजनिक हो, जनता के सामने जाएं, न्यायालय के सामने जाएं कि वास्तविक तथ्य क्या है। न्यायालय भी तो तभी निर्णय देगा जब सारे तथ्य सामने होंगे। तो हिंदू पक्ष चाहता है कि सारे तथ्य निकल करके आए और सामने आएंगे तभी निर्णय हो पाएगा, और उसमें कोई हिंदू पक्ष का पूर्वग्रह नहीं है। वो चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो निकल करके आए और सामने आए, उसमें कोई संकट नहीं है। तो दोनों के बीच विवाद बेसिकली एक पक्ष छुपाना चाहता है और दूसरा पक्ष चाहता है कि न्यायालय और आम जनता के, भारत के लोगों के सामने जाए कि भाई तथ्य क्या है। तो दोनों के बीच विवाद यह है। ठीक है, इस विवाद पर और आगे बात करेंगे आपसे। रामेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का। उस आदेश को आज वर्चुअली शाहीदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, कहा कि जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, एग्रीव पार्टी वो ऑर्डर तक लेकर सामने नहीं आई है। 9 जनवरी को इस मामले की रेगुलर हियरिंग जो है उसमें आप आइएगा और तब आपको सुनेंगे। फिलहाल जो
इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो प्रभावी रहेगा, यानी कि जो सर्वे का आदेश दिया था वो प्रभावी रहेगा। रामेंद्र हमारे संवाददाता इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, एक बार आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को, अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें थोड़ा आसान शब्दों में कि ये पूरा मामला, पूरा विवाद है क्या और क्यों है? देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और उसको हजारों साल से पूछते चले आ रहे, पारंपरिक रूप से पीढ़ियों से पूछते चले आ रहे, और इसको शायद इस्लाम के मानने वाले भी लोग जानते हैं, जो यहाँ भारत में रह रहे हैं वो भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ईदगाह चूंकि है क्या, भारत श्री कृष्ण भगवान का जन्म पहले हुआ और बाकी संस्कृतियां बाद में आई, तो अगर किसी कृष्ण जन्मभूमि के बगल में कोई ईदगाह बनती है तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ईदगाह बने। तो ये विवाद ये है कि जो लैंड है वो लैंड कृष्ण जन्मभूमि की मानता है हिंदू पक्ष, जहाँ ईदगाह बनी है, और मुस्लिम चाहता है कि ईदगाह बनी रहे। दोनों के बीच इस बात का विवाद है। हिंदू पक्ष चाहता है कि वो जो लैंड है वो मिले, जिससे भगवान कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है वो पूरी तरीके से भारत के लिए जरूरी है, भारत के कल्चर के लिए जरूरी है, भारत के लोगों के लिए जरूरी है। अगर कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिसको अदालत में उस गीता की सौगंध ली जाती है, उनके उपदेश पर पूरा बना है, अगर उस जन्म स्थान को भारत की, ये इसीलिए हम कह रहे हैं ये कल्चर है, संस्कृति है, धर्म के नाम पर विवाद नहीं है। तो वो अपनी जो लैंड है, जो कृष्ण जन्मभूमि की लैंड है, उसको चाहते हैं और दूसरे चाहते हैं ये ना जाने पाए। विवाद केवल इसके बीच है और उसी लैंड को लेकर के विवाद अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और जब 18 को कमिश्नर की नियुक्ति होनी थी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है लोगों में कि सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, कागज भी नहीं लिया है, लीगल ऑर्डर भी नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई चूक है जिसको छुपाना चाहते हैं, किसी तरह रोकना चाहते हैं, जो परिस्थितियां बता रही हैं। तो न्यायालय के सामने सारी चीजें, सारे तथ्य हैं, तो न्यायालय विवेक से निर्णय करेगा। उम्मीद है कि ये जो भी निर्णय आएगा वो भारत के हित में होगा, देश के हित में होगा, उसकी हम लोग अपेक्षा करेंगे। जी, निश्चित तौर पर। और अयोध्या में इस तरह का एक फैसला आया है जिसका पूरे देश ने और सभी वर्गों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने सम्मान किया है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी जो फैसला आएगा, जैसा कि आपने कहा कि अदालत का फैसला है, तो सभी उसका सम्मान करेंगे। रामेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हैं। विकास सारथी, किस तरह से आकलन करेंगे इस खबर का? पहले तो ये बताइए कि जो मथुरा ईदगाह मस्जिद का जो पक्ष था उसका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ मांग थी उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया, पहले तो उसके बारे में बताइए। देखिए निखिल, आज जब ये लोग मस्जिद पक्ष जो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने SLP एक दाखिल की है, जो की प्रक्रिया है, आप हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर कोई भी फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई आदेश, हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसको कि हम अगर सुनवाई में कोई ऐसी चीज होती कि आप उसके स्वरूप में कोई बदलाव की बात कही गई हो, या कोई ऐसा आदेश हो जिसको कि वापस बहाल नहीं किया जा सकता, तब तो सुप्रीम कोर्ट के तुरंत किसी तरह के स्टे देने की वजह बनती है। लेकिन एक प्रक्रिया चल रही है, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहां सर्वे का आदेश दिया गया है और इससे किसी भी पक्ष का कोई राइट वायलेट नहीं हो रहा है अभी के आदेश के मुताबिक, इसीलिए कोर्ट ने इसमें अर्जेंट हियरिंग देने से इनकार कर दिया। और कोर्ट ने ये कहा कि जब अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब ये मामला आएगा, जो कि जनवरी में आ सकता है, जब केसेस के हिसाब से जब मामले की सुनवाई होती है, तो उम्मीद है जनवरी में दोबारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट आए, तो कोर्ट इन दलीलें आज दी जा रही थी उन पर गौर करेगा। लेकिन आज आकर के पहली हियरिंग पर स्टे मांगने की जो बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। तो इससे जो मंदिर पक्ष के लोग जो है उनका कहना है कि उनके लिए एक बड़ी जीत है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है, और ये जो प्रक्रिया है सर्वे की वहां पर वो आगे जारी रहेगी। जी, निश्चित तौर पर जो 9 जनवरी की एक रेगुलर हियरिंग की भी बात कही है अदालत ने, वो क्या था और उसमें क्या कुछ अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि जब 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर के अगली सुनवाई हाईकोर्ट में हो जाएगी, तो क्या उससे पहले भी ये दोबारा जो मथुरा ईदगाह कमेटी है क्या वो रुक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का? किस तरह का आदेश है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अब स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी में ही इसकी सुनवाई होगी, तो मस्जिद पक्ष इसके बावजूद अगर आना चाहता है तो वो हमने देखा है पहले भी इस तरह के मामलों में कि वो बार बार याचिकाएं लाते हैं, अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हैं, लेकिन जब एक बार कोर्ट की तरफ से आज ये कह दिया गया है कि अर्जेंट हियरिंग की जरूरत नहीं है, और जब कोर्ट ने जब तय किया है कि जनवरी में जब उसकी सुनवाई का समय निश्चित किया गया है,
तभी कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन निखिल, कई बार इंटरवीनर्स आ जाते हैं, कोई मुस्लिम पक्ष से कोई अलग व्यक्ति भी आ जाता है। इस तरह से हमने राम मंदिर वाले मामले में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार आदेश देता रहा और उसमें बीच बीच में लोग इंटरवीन करते रहे। यही हम काशी में भी देख रहे हैं, किस तरह से जो सर्वे का काम था उसको हालांकि उसमें भी नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बावजूद इसके कई लोग आए बार बार अलग अलग याचिकाएं लेकर के। तो हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी में ही सुनवाई की जाएगी, लेकिन जाहिर है आप याचिका दायर करने से किसी को नहीं रोक सकते। ऐसे में उनका भी जो परिणाम निकलता है वो यही होता है कि उनकी याचिकाओं को भी टैग करके जनवरी के लिए लिस्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट, अगर इसके बावजूद लोग यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। जी, निश्चित तौर पर। अब विकास, जब अगर इस पूरे मामले को टोटलिटी में देखा जाए, जब से इसकी शुरुआत हुई, एक बार चाहेंगे कि आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, बताइए कि किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई, क्योंकि लगातार ये देखा गया कि जब एक बार जो अयोध्या का मामला था, कुछ उसी तर्ज का ये मामला, चाहे वाराणसी का हो या फिर मथुरा का हो, और इसकी शुरुआत जो जिला अदालतों से हुई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दे रहा है। किस तरह से इसको ब्रीफ करेंगे, अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में समझाना चाहें तो? बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे राम जन्मभूमि का मामला है या जैसे आप काशी में देख रहे हैं, वही मामला है कि दो प्रार्थना स्थल बिल्कुल एक ही जगह पर हैं, एक ही दीवार से लगे हुए हैं। इस तरह का यहाँ पर हमने पाया है इन तीनों ही जगहों पर। और जमीन को लेकर के दावा रहा है दोनों पक्षों का कि असल में मूल जमीन किसकी है, मूल मालिकाना हक किसके पास है। बिल्कुल वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसको ईदगाह जो है, वहाँ का ईदगाह समिति है, वो एक ऐसी है कि उनकी जमीन है, जबकि इसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी आए हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के टाइटल सूट दाखिल किए हुए हैं। इससे पहले लखनऊ की एक व्यक्ति ने, एक रंजना अग्निहोत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर याचिका दाखिल की थी संबंधित अदालत में लखनऊ की, कि ये जमीन उनकी है और उनको इसका टाइटल मिलना चाहिए, जो ईदगाह समिति अपनी जमीन बताती है। तो इस तरह से यहाँ पर मुकदमेबाजी यहाँ पर भी लंबे समय से चल रही है। इसी तरह पक्षकार निचली अदालतों में जाते रहे हैं और अपना राइट टू वर्शिप की बात तय करके ये कहते रहे हैं कि जो मालिकाना हक है वो पूरे क्षेत्र का एक पर्टिकुलर हिंदू पक्ष का कहना है कि उनके पास है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके पास है। बिल्कुल वही विवाद है। अब इसमें कोर्ट ने ये जो सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू की है। हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच ने इस पर सर्वे का ऑर्डर किया था और आपने जैसा भी बताया कि अभी 18 तारीख को दोबारा इस मामले में सुनवाई होनी है, 18 दिसंबर को। तब ये और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सर्वे में क्या क्या बातें निकल के आई हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट क्या है, और हाईकोर्ट उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा, आगे की सुनवाई करेगा। जी, एक बात और सामने निकल कर आई थी। 1947 के बाद से जो भी इस तरह के धार्मिक स्थलों के विवाद होंगे, अयोध्या को छोड़कर उनको बाकी की सुनवाई नहीं हो सकेगी। इस तरह का एक कानून भी बनाया गया था या एक नियमावली तय की गई थी, उस पर अदालत ने संज्ञान लिया और कहा कि जो इस तरह के विवाद हैं उन पर अगर विवाद है तो उसको सुन सकती है। ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि अब उसके बाद भी जो तमाम दूसरे मसले हैं उनको भी सुन रही हैं अदालतें? बिल्कुल निखिल, इसकी दो बातें हैं। पहला, ये जो कानून है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये 91 में आया है, 90s के बाद आया है। और इस बीच में याचिकाकर्ताओं का हमने देखा है कि चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो उससे पहले राम जन्मभूमि का मामला हो, उनका कहना था कि ये इन जगहों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इनको लेकर के विवाद आज़ादी के पहले से है। इसके पक्ष में बहुत सारे दस्तावेज भी लाए गए। हमने राम जन्मभूमि मामले में भी देखा कि वहाँ पर ये दिखाया गया कि दावा जो था हिंदू पक्ष का वो प्री इंडिपेंडेंस भी था, उसको लेकर के वहाँ पे टेंशन भी रही थी। तो ये इन तीन जगहों पर तो स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते हैं। ये हिंदू पक्ष का लगातार दावा रहा है कि ये तीनों जगहें, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर वो काशी हो, इन तीनों जगहों पर विवाद आज़ादी के पहले से है, इसीलिए ये एक्ट वहाँ पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा निखिल, इस एक्ट को भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है कई याचिकाकर्ताओं ने कि ये एक्ट वायलेट करता है उनके फंडामेंटल राइट को। राइट ऑफ वर्शिप का जो है उनका अधिकार है, पूजा का अधिकार है, उसको वायलेट करता है और ये एक तरीके से असंवैधानिक प्रावधान है इस कानून में, इसीलिए उसको चुनौती देने का काम भी यहाँ पर किया गया है और ये याचिकाएं भी लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन तीन जगहों को लेकर के विवाद की स्थिति पर हिंदू पक्ष लगातार ये दस्तावेज संबंधित अदालतों में रखता रहा है कि 1947 के पहले भी उनका दावा इस जगह पे था और इसको लेकर के स्थानीय अदालतों के
या उस समय के प्रशासन के जो प्रशासनिक जो दस्तावेज होते हैं वो भी रखे गए हैं अदालतों में, निचली अदालतों में। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में कहीं ना कहीं आया है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, उसके बाद तय हो गया है कि जो ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे जो है वो होगा, उसकी रूपरेखा और उसकी जो तमाम जो कार्यप्रणाली है वो 18 दिसंबर को अदालत यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विकास सारथी नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े थे हमारे संवाददाता रामेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश से बाहर भी लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के सांसदों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उनका कहना है कि पिछले 9 वर्षों में भारत कहीं अधिक मजबूत हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ब्रिटिश सांसदों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का नाम नमस्ते लंदन रिसर्जेंस ऑफ अ न्यू इंडिया था। कार्यक्रम में विभिन्न पार्टियों के ब्रिटिश सांसद, प्रवासी नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री से जुड़ी कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात एट 100 की लॉन्चिंग की गई। इसमें अक्टूबर 2014 से राष्ट्र के साथ पीएम मोदी के संवाद को शामिल किया गया है। इसके अलावा हार्टफेल्ट नाम की एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ, जिसमें पीएम मोदी और सिखों के बीच मजबूत रिश्तों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी भी शामिल हुए। हैरोवेल्ड के मेयर पार्षद रामजी काजी चौहान ने सकारात्मक बदलावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत का राजनीतिक परिदृश्य नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। Prime Minister Modi, the things that he's doing is unique and different compared to all prime ministers. But I always like to say that if he can work together to see unique things that people can do, and he can work with them as well, different countries as well, it makes it unique and better for everybody. और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर कोने में पहुंच रही है। जहां जहां आईईसी वैन पहुंच रही है, वहां वहां लोग उसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर जन समर्थन का ही असर है कि 1 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों का आंकड़ा पार कर गया। उत्तर प्रदेश इसमें अव्वल है। आजमगढ़ और जौनपुर से देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के विकासखंड जहानागंज के अकबेलपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा आजमगढ़ के 22 विकासखंडों में घूम घूम कर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं जौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद के विकास खंड धर्मापुर की ग्राम पंचायत राजेपुर, बधंद्रा और गजाना, सिरकोनी की ग्राम पंचायत शिवपुर, खरचलपुर, मुफ्तीगंज के ग्राम पंचायत धुरहुपुर और कदहरा, केराकत की ग्राम पंचायत सरौनी पश्चिम और शिवरामपुर खुर्द, डोभी की ग्राम पंचायत मझीली और बोदरी, रामनगर की ग्राम पंचायत खेतापुर और तरती, बरसठी की ग्राम पंचायत बेलौन कला और चंद्रभानपुर, मछली शहर की ग्राम पंचायत जमालपुर और देवरिया, मुंगरा, बादशाहपुर की ग्राम पंचायत हसनपुर और पांडेपुर, महाराजगंज की ग्राम पंचायत मजीठी और कोलुआ, बदलापुर की ग्राम पंचायत शाहपुर और उदरपुर गेलवा, सईथा कला की ग्राम पंचायत। सरकार के विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं और गांव की समस्याओं के, ग्रामवासियों की क्या उनकी आवश्यकता है, क्या है, उसके बारे में चर्चा और निदान किया जा रहा है।
और ये संकल्प यात्रा से ग्रामवासियों को बहुत ही फायदा मिलने जा रहा है। हरारी और जमदरा शाहगंज की ग्राम पंचायत पुख्तनपुर और अरगुरपुर खुर्द में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। पहले हमारा घर मड़ई का था, जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि हमें आवास प्राप्त हुआ, जिससे हम पूरे परिवार के साथ जो कि अच्छे से जो कि पक्के मकान में रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समूह सखी पद पे चुनी गई हूँ। हम छोटी छोटी बचत करके समूह अपना चला रहे हैं, उससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से। इसमें 4 फंड मिलते हैं, जो पहला स्टार्टअप फंड है, दूसरा रिवाल्वर फंड है, तीसरा CILF फंड है और तीसरा CCL फंड, चौथा CCL फंड है। सर जो हमको सरकार दे रहे हैं, उससे पैसा निकाल करके अपना कर रहे हैं काम और बचत करके अपना ब्याज सहित वापस कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत IC वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच की गई। PM उज्ज्वला के तहत नए लाभार्थियों का नामांकन किया गया। उपस्थित लोगों ने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के 3 CGHS सेंटर्स को राष्ट्र को समर्पित किया। ये सेंटर अलकनंदा, रोहिणी सेक्टर 16 और वसंत विहार में स्थित है। देश के 341 CGHS सेंटर्स में 44 लाख लाभार्थियों का इलाज होता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जहां 2010 में 40 शहरों में CGHS सेंटर्स थे, वहीं अब 80 शहरों में CGHS सेंटर्स हैं। आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 100 शहरों में किया जाएगा। CGHS लाभार्थियों ने कोई मेडिसिन ली हो, ट्रीटमेंट ली हो, रियम्बर्समेंट करना हो तो टाइम पे होता नहीं था। दोस्तों उसके पीछे पिछले 6 महीने में मिशन मोड में काम किया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, आपकी प्रायोरिटी वहां बन गई है, क्योंकि पैकेज बढ़ाया गया है, पैकेज का रेट बढ़ाया गया है, उसको टाइम पे पेमेंट होने लगा है, रियम्बर्समेंट रेगुलर होना चालू कर दिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और खबर अमेरिका से, जहां दवा की कीमतें मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि उनकी सरकार कुछ दवाओं की कीमतों को मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा बढ़ाने के लिए दर्जनों दवा निर्माताओं पर जुर्माना लगाएगी, जिससे चिकित्सा प्राप्तकर्ताओं का अपनी जेब से खर्च कम होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी दवा कंपनियों ने मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम पारित होने से 1 साल पहले मुद्रास्फीति बढ़ने की तुलना में दवा की कीमतों में लगभग 4 गुना इजाफा किया है, जिसके तहत बाइडेन सरकार ऐसे दवा निर्माताओं को दंड देगी। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद से दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारियों गाजा में हिंसा समाप्त करने की ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं दरअसल, और फिलिस्तीनी लोगों के साथ ये खड़े दिखते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को भी बंद कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।